चलिए अब देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में देखेंगे क्या कि टू द पॉइंट कितना क्वेश्चन देता है। राज्य का भारत नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत हुआ, या अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत हुआ। टू द पॉइंट अगर दिया जाए, देखिए इस पॉइंट में बहुत कुछ है, अनुच्छेद 14 में भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो ज्यादा पॉइंट आपको एग्जाम में देता है वो डायरेक्ट पॉइंट वाइज ही आपको पूरा डिटेल्स करके इस वीडियो में आपको बताया गया है। ठीक है, तो भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में देखेंगे राज्यों का उल्लेख या यूटी का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 1 में किया गया है। 5 से 11 के अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख और भी हुआ था, लेकिन नागरिकता का उल्लेख अहम माना जाता है। नागरिकता का उल्लेख 5 से 11 तक में किया गया था। विधि का उल्लेख किया गया है, विधि की समझ समानता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया। अस्पृश्यता का अंत वो 17 में किया गया। अस्पृश्यता का अंत करने का मतलब छुआछूत का अंत किया गया था। छुआछूत का अंत कब हुआ था? आर्टिकल 17 में क्या था? उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। 19 ए का ए में हुआ विचार एवं अभिव्यक्तियों का स्वतंत्रता। विचार का उल्लेख किया गया और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया कि कोई भी विचारधारा आप कर सकते हैं। 21 का आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में किया गया। और 21 के 1 में शिक्षा का अधिकार किया गया और इसी को क्या किया गया? इसी को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसी को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसी को क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार बनाया गया। पहला में राज्यों का उल्लेख है, यूटी का उल्लेख है ना। 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का, 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत हो गया था, 18 में उपाधियों का अंत हुआ और 19 का ए में विचार एवं अभिव्यक्तियों का अंत और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अंत और 21 ए में शिक्षा का अधिकार, जिसको आगे चलकर क्या किया गया? मौलिक अधिकार। इसी को मौलिक अधिकार क्या किया गया? बनाया गया। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं आर्टिकल 24। जितने भी आर्टिकल है वो शॉर्ट आउट ही है, बहुत सारा ऐसे है, लेकिन जो शॉर्ट आउट जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को इसमें डाला गया। ऐसे तो कोई भी एग्जाम में दे सकता है, लेकिन जो रिसेंटली और जो मोस्टली पूछा जाता है आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन, वो डायरेक्ट इसमें इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो शोषण का विरुद्ध प्रतिरोध, शोषण का विरुद्ध का प्रतिरोध का आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल नंबर किसमें है? आर्टिकल नंबर 24 में। शोषण का विद्रोह आर्टिकल नंबर 24 में। अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में। अंतःकरण का मतलब कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, अपना सकता है। इसका प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 25 में है। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म से अपना सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के क्या है? जन्मदाता है, जो लिखे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही संविधान की आत्मा इसको बोले थे। संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा बोले थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोले थे। किसको बोले थे? संवैधानिक उपचारों का। जो भी लिखते हैं आप समझकर आप क्या कीजिए, अपना पॉइंट की बारे में क्या कर रहे हैं? लिख लीजिएगा। ठीक है, ये तो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा बोला था। डीपीएसपी की अवर्तनीय का उल्लेख आर्टिकल 37 में और इसमें अगर डीपीएसपी का यदि उल्लंघन हुआ तो उसको कोर्ट नहीं ले जा सकता, उसको कोर्ट में आप नहीं ले जा सकते हैं। आपको डीपीएस का जो भी इसमें अधिकारी होगा उन्हीं उसी को सुलझाएंगे। लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख 38 में किया गया। आर्टिकल 38 में निःशुल्क विधि की सहायता, निःशुल्क में जितने भी निःशुल्क सहायता होता है उसका उल्लेख किसके तहत? 39 ए के तहत किया जाता है। ग्राम पंचायतों का गठन, जितने भी पंचायत का गठन, नया पंचायत का गठन होता है वो भारत संविधान के आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत होता है। और समान नागरिक संहिता का अधिकार जो है वो प्रावधान है किसमें? आर्टिकल 44 में। फिर से देखते हैं 24 में शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध किया गया था। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, आर्टिकल 25। और आर्टिकल 32 में सामुदायिक क्या किया था? सामुदायिक उपचारों का उल्लेख किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही जो भारत संविधान को लिखे थे उन्होंने ही क्या बोले थे? संविधान की आत्मा बोले थे। किसको? सामुदायिक उपचारों को ही बोले थे। डीपीएसपी के अवर्तनीय आर्टिकल 37 में और इसका कोई उल्लंघन होता है जो डीपीएस अधिकारी करेंगे। और 38 में लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 29 ए में 39 ए में निःशुल्क विधिक सहायता, जो भी निःशुल्क विधिक सहायता होते हैं वो आर्टिकल 39 ए के तहत काम करते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन होता है आर्टिकल 40 के अंतर्गत होता है। और समान नागरिकता संहिता आर्टिकल 44 के अंतर्गत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
चलिए देखते हैं आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में पोषण संबंधित अधिकार का उल्लेख किया गया। पोषण संबंधित अधिकार का उल्लेख किया गया आर्टिकल 47 में और अनुच्छेद 47 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का अधिकार, कार्यपालिका का क्या क्या होना चाहिए, न्यायपालिका का क्या काम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका उल्लेख आर्टिकल 50 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना आर्टिकल 51 में किया गया। उसी समय विदेश नीति का भी उल्लेख किया गया था। विदेश नीति का उल्लेख, विदेश नीति का भी उल्लेख आर्टिकल 51 में भी किया था। मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आर्टिकल 51A में किया गया था। और ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 किसके द्वारा हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था। समिति के सिफारिश पर हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था। मौलिक कर्तव्य 51A अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया। 52 में बोला गया कि एक राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। वो भारत संविधान का आर्टिकल 52 में कहा गया। फिर कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होना चाहिए? राष्ट्रपति के पास होना चाहिए। इसका उल्लेख कहा गया किसमें? आर्टिकल 53 में बोला गया कि राष्ट्रपति के पास एक कार्यपालिका की शक्ति होना चाहिए और राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस प्रकार चुनाव होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, निर्वाचन मंडल चुनाव भी होना चाहिए, उसका प्रावधान किया गया आर्टिकल 54 में। और निर्वाचन विधि, मतदान की विधि कैसे, क्या नियम होना चाहिए राष्ट्रपति का, वो कहा गया किसमें? आर्टिकल 55 में। निर्वाचन विधि का उल्लेख किया गया कि वोट कैसे पड़ेगा, क्या होगा, निर्वाचन मंडल का गठन किया गया आर्टिकल 54 के तहत। राष्ट्रपति का, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति का 52 में बोला गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम महिला, भारतीय महिला आदिवासी मुख्य राष्ट्रपति है। और बाकी ये सब है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या हुआ? कार्यकाल की उल्लेख आर्टिकल 56 में क्या है? कार्यकाल किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए, है ना, 5 वर्ष से राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख आर्टिकल 56 में किया गया है कि किससे क्या कार्य करना है, नियम कानून उसमें है। ठीक है। शपथ होता है, राष्ट्रपति शपथ किसके द्वारा? आर्टिकल 60 के द्वारा राष्ट्रपति का शपथ होता है। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का, भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के द्वारा शपथ दिलते हैं। राष्ट्रपति का शपथ होता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा। फिर आगे है महाभियोग। 61 आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। उपराष्ट्रपति, भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। कब कहा गया? आर्टिकल 63 में उल्लेख किया गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए और उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बोला जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बोला जाता है। पदेन अध्यक्ष बोला जाता है उपराष्ट्रपति। प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। फिर आगे 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव में विवाद होता है, चुनावी विवाद होता है, उसका निपटारा का पावर किसके पास होता है? चीफ जस्टिस के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, उसके पास होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके पास चुनावी विवाद का निपटारा होता है। वही चुनावी विवाद का निपटारा करेंगे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो चुनावी विवाद होता है। अब 72 में क्षमादान किया गया है। क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है। अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति के पास पावर होता है क्षमादान माफ करने का। राष्ट्रपति अगर चाहे तो मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। कोई भी किसी दोषी करार कैदी को यदि मृत्यु दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको मृत्यु दंड को कैंसिल भी, खारिज भी कर सकता है। और 76 में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की उल्लेख किया गया है। अटॉर्नी जनरल का काम कैसे क्या है और संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 108 में। और अभी तक भारत में कितना बार हो गया गठन? 3 बार संयुक्त बैठक हो गया है।
3 बार संयुक्त बैठक हुआ है। अभी तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक हो चुका है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में किया गया है। शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ठीक है, महाभियोग का 61 में हुआ था। उपराष्ट्र भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद आर्टिकल 63 में किया गया है। अनुच्छेद 63 में किया गया है। आगे है 71 में चुनावी विवाद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनावी विवाद होता है, उसका निपटारा किसके आर्टिकल 71 में किया गया है। 72 में क्षमादान, राष्ट्रपति के पास इसका पावर होता है क्षमादान का, और राष्ट्रपति चाहे तो मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। 71 में अटॉर्नी जनरल महानिवादी का 76 में हुआ था, और 108 में संयुक्त बैठक की उल्लेख किया गया है। और भारत अभी तक कितने बार कर चुका है? 3 बार संयुक्त बैठक कर चुका है। आगे देखते हैं, चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया। धन विधेयक का उल्लेख किया गया आर्टिकल 110 में। और वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब इसको बोलते हैं बजट। जो बजट पेश होता है, बजट पेश होता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो बजट 112 आर्टिकल 112 के तहत बजट पेश किया जाता है। राष्ट्रीय अध्यादेश, राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है। 123 आर्टिकल 123 के तहत सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। 124 में सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीश होना चाहिए, कितना कार्यकाल होना चाहिए, और कौन कौन अपॉइंट करेगा, कौन कौन होना चाहिए अपॉइंट करेगा, क्या किसका वर्क होगा, वो सब किस नाम होता है। 124 में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होना चाहिए, कितने सदस्य होना चाहिए, कौन कौन अपॉइंट करेगा, कौन कौन किस पद पर रहेगा, सब 124 में किया गया। अभिलेख न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। वो कब कहा गया? आर्टिकल 139 में उसका लेख है कि सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय भी होना चाहिए। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले भी सकता है, और परामर्श सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे भी सकता है। इसका उल्लेख कब कहाँ किया गया? आर्टिकल 143 में किया गया। राष्ट्रपति सहमति प्रदान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी सहमति राष्ट्रपति से ले सकता है। कैग का उल्लेख किया गया है 148 में आर्टिकल में। कैग मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में कितना है? 148 में क्या हो गया? इसका उल्लेख किया गया। धन विधेयक का उल्लेख 110 में। वार्षिक वित्तीय, जिसको क्या बोलते हैं बजट, बजट का उल्लेख किया गया 112 में। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 में। और सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश रहता है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख 124 में रहता है। सुप्रीम कोर्ट कितने न्यायाधीश होने चाहिए, कितने जज होना चाहिए, कौन कौन अपॉइंट करेगा, वो 124 में रहता है। 129 में अभिलेख न्यायालय का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के होता है। 143 में राष्ट्रपति परामर्श सुप्रीम कोर्ट को दे भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में का उल्लेख किया गया आर्टिकल 148 में। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आर्टिकल के बारे में देख रहे थे। आर्टिकल 153 में एक गवर्नर भी का भी प्रावधान है कि एक गवर्नर भी होना चाहिए। गवर्नर मतलब क्या होता है? राज्यपाल। एक राज्यपाल भी होना चाहिए। और राज्यपाल किसका? राज्यपाल होना चाहिए किसका? राज्यों का राज्यपाल होता है। राज्यपाल किसका होता है? एक राज्यपाल होना चाहिए। राज्यपाल, जो राज्यों का राज्यपाल होता है, राज्यों का राज्यपाल, जितना भी राज्य है ना, उनका राज्यपाल होता है। कि राज्यपाल की भी जरूरत है राज्य चलाने के लिए। और मुख्यमंत्री शपथ राज्यपाल के द्वारा ही, राज्यपाल से ही शपथ लेता है। और आर्टिकल 161 में क्षमादान की व्यवस्था है कि क्षमादान भी हो सकता है जो भी क्राइम करते हैं। तो आर्टिकल 161 के तहत वो दोषी को क्षमा भी किया जा सकता है। क्षमादान का अधिकार राज्यों को राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल के पास इसका अधिकार होता है, इसका अधिकार होता है राज्यपाल के पास। लेकिन मृत्यु दंड यदि ऐसा पूछा जाए कि मृत्यु दंड माफ करने का या क्षमा करने का अधिकार किसके पास है, तो वो है केवल राष्ट्रपति ही कर सकता। राष्ट्रपति यदि बोल देगा कि कोई व्यक्ति है उनको मृत्यु दंड माफ किया जाए तो माफ किया, खारिज हो सकता है, उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 165 के तहत अटॉर्नी जनरल, अधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल का व्यवस्था है कि अटॉर्नी जनरल भी एक होना चाहिए। 165 के तहत अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल, क्या कार्य है, क्या नहीं है, जो भी अटॉर्नी जनरल के बारे में 165 में कहा गया। अब आते हैं आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। और अध्यादेश जारी कौन करता है? राज्यपाल।
राज्यपाल के पास शक्ति होता है अध्यादेश जारी करने का, राज्यपाल के पास इसका अधिकार होता है। अध्यादेश कौन जारी करता है? राज्यों के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी होता है। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट भी होना चाहिए, उसका एक हाई कोर्ट भी होना चाहिए, उसका प्रावधान आर्टिकल 214 में किया गया है कि एक हाई कोर्ट भी होना चाहिए। अब आते हैं आर्टिकल 215। आर्टिकल 215 में अभिलेख न्यायालय, एक अभिलेख न्यायालय भी होना चाहिए। किसका? एक हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में एक अभिलेख न्यायालय भी होना चाहिए। आर्टिकल 215 के तहत अभिलेख न्यायालय का कार्यभार है। ठीक है। 226 में एक रीट जारी करने का आदेश किया गया। रीट भी जरूरी है और रीट जारी करने का आदेश किसके पास होता है? रीट जारी किसके कौन करता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के द्वारा रीट को जारी किया जाता है। रीट की जारी हाई कोर्ट के द्वारा होता है। ठीक है। क्या देखिए 153 गवर्नर, एक राज्य गवर्नर होना चाहिए। 161 में क्षमादान, लेकिन क्षमादान राज्यपाल के पास होता है, लेकिन राष्ट्रपति के बाद मृत्युदंड करने का अधिकार होता है। उसके बाद 165 में देखिए एक अधिवक्ता भी होना चाहिए। कहाँ के? अटॉर्नी जनरल के। ठीक है। 213 में अध्यादेश जारी करता है और अध्यादेश की जारी करने का शक्ति किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। आगे 214 में एक हाई कोर्ट होना चाहिए और 215 में एक अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। अभिलेख न्यायालय किसका होना चाहिए? हाई कोर्ट में। ठीक है। और रीट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास होता है 226 के तहत। ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 243 और 243 या 243 इसमें है कि स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन या ग्रामीण से संबंधित है। ये क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज में जो भी मुखिया सरपंच आ गए वो पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का उल्लेख 243 या 243 में है। जो पंचायत में आप देखते हैं, पंचायत स्थानीय स्वशासन में जो आपके पंचायत में पंचायती राज में मुखिया सरपंच जो भी है उसका उल्लेख किसमें है, कैसे क्या होना चाहिए, वो 243 या 243 में है। अब 239 इसमें दिल्ली के बारे में लिखा हुआ है। दिल्ली के बारे में, दिल्ली का उल्लेख है, दिल्ली के बारे में लिखा गया है। दिल्ली के बारे में लिखा गया 73वां संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन है जो दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन जो दिल्ली से संबंधित है। अब आते हैं 246 का उल्लेख जीएसटी का उल्लेख किया गया है। जीएसटी का उल्लेख किया गया है 246 और ये है क्या? सॉरी यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे गलती हुई है। यहाँ पे स्थानीय स्वशासन 73वां संविधान संशोधन के तहत है। 73वां संविधान संशोधन क्या है? स्थानीय स्वशासन है। और दिल्ली है जो 69वां है, 69वां संविधान संशोधन, 69 संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। ये 69 है और ये 73वां है। जीएसटी का उल्लेख किया गया है और ये 101 से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी का उल्लेख किया गया है, जीएसटी से संबंधित है संविधान संशोधन 101वां। ठीक है। 243 अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद इंटरनेशनल काउंसिलिंग है ना, स्टेट काउंसिलिंग या अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो का उल्लेख है वो अनुच्छेद 263 में है। और इसका जो हेड कौन होता है, इसका जो प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इनका क्या है? हेड है प्रेजेंट टाइम में। 266 में संचित निधि का उल्लेख, संचित निधि का उल्लेख है और इनका उल्लेख का पास किसके पास होता है? संसद के पास होता है। ये संसद के पास होता है इनका अधिकार, इसका उल्लेख जारी करने का अधिकार संसद के पास होता है। आकस्मिक निधि, आकस्मिक घटना एक तरह से क्या हो गया? आपदा से संबंधित है। आपदा जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती है उसका उपयोग होता है इसमें। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ आना, सुखाड़ आना, है ना, आकस्मिक निधि, आकस्मिक है ना। तो 267 का संबंध आकस्मिक निधि से होता है और इसका जो भी लेखा जोखा है इसका हेड कौन होता है? किसके पास होता है पावर? राष्ट्रपति के पास होता है। ये राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार होता है, निरीक्षण करता है। 280 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है 280 में। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए आपको कि प्रेजेंट टाइम में आपका वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह है। और आपसे पूछेगा कितने नंबर पे हैं, तो 15वें नंबर वाले, 15वें एनके सिंह है। ठीक है। अब आते 300 में संपत्ति का अधिकार किया गया है। लेकिन पहले ये क्या था? पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति का अधिकार क्या मौलिक अधिकार था? लेकिन अभी क्या हो गया? संपत्ति अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार था लेकिन पहले क्या हो गया? संपत्ति अधिकार हो गया। और 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वें
संविधान संशोधन के तहत है ना, इसको वहां से निकालकर और विधि का अधिकार बनाया गया था। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन से के द्वारा निकालकर उसे विधि का अधिकार बनाया गया था। ठीक है, देख लिए है ना। 239 दिल्ली संबंधित है, 69वां संविधान संशोधन, 240 जीएसटी का उल्लेख है और 101वां संविधान संशोधन के द्वारा है ना 266 में संचित नीति का उल्लेख है, संसद के पास होता है इसका अधिकार। 268 में आकस्मिक निधि आपदा प्रकृति से संबंधित है, विधि आयोग प्रेजेंट टाइम में एनकेसी है, प्रधर में है और 300 संपत्ति का अधिकार है, पहले मोदी का अधिकार है। आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, बाकी जो भी है एकदम शॉर्टेड आपको वीडियो मिल रहा है, एकदम 1 मिनट पॉइंट जो कि अहम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। 315 अनुच्छेद कितना है? 315 संबंधित है, यूपीएससी का उल्लेख किया गया। यूपीएससी का पूर्ण फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी का उल्लेख किया गया है जो संघ लोक सेवा आयोग होता है। 324 का उल्लेख निर्वाचन आयोग का किया गया है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन जो बोर्ड वगैरह होता है, मतदान वगैरह होता है, उसका आयोग का उल्लेख किया गया, कैसे क्या होना चाहिए, किसका उल्लेख है? 324 में उल्लेख किया गया। एनसीएससी इसका होता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट होता है इसका। और इसका 89वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 89वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। क्या हुआ था? एनसीएससी का उल्लेख किया गया है, नेशनल। और यहाँ पे एनसीएसटी का ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब का, ट्राइब यानी आदिवासी ट्राइब का उल्लेख 338A में किया गया है। राजभाषा का उल्लेख 343 में किया गया। राजभाषा क्या होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए। इसका उल्लेख हिंदी होना चाहिए, इसका उल्लेख क्या किया गया? 343 में। राष्ट्रीय आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है वो 352 के तहत है। 352 का उल्लेख, राष्ट्रपति आपात का उल्लेख 352 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356 के तहत होता है या 356 का उल्लेख किया गया है। वित्तीय आपात का उल्लेख 360 में किया गया है। संविधान संशोधन का उल्लेख 369 में किया गया है। और जम्मू कश्मीर है ना, यानी 370 का अनुच्छेद 376 में जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया गया है, जो भारत का स्वर्ग बोला जाता है। लेकिन जितना हम आर्टिकल बताए हैं वो टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम के व्यू से और एक कटिंग करके आपको बनाया गया है, एकदम टू द पॉइंट जो आपको एग्जाम में आता है, एकदम दाग दीजिए। एकदम क्वेश्चन एकदम मेनली इससे आता है, डायरेक्ट किसका उल्लेख किस आर्टिकल में है। और एकदम शॉर्ट वीडियो ये बनाया गया है कटिंग करके, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमेशा आपको पूछता है एग्जाम में। तो ये वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा लुसेंट पढ़ने के बाद, या इसको भी पढ़िएगा तो लुसेंट पढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, जैसे आपको इच्छा है। ठीक है, और आगे भी वीडियो इसमें संविधान से रिलेटेड बहुत से वीडियो अभी डाले हैं। ठीक है, और वीडियो डालेंगे, संविधान संशोधन डालेंगे, उसमें बहुत अच्छा से बनाया गया है। ठीक है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना। बार बार बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है ग्रुप का, या कंपटीशन का पढ़ाई कर रहे हैं तो उस ग्रुप में आपको डेली स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स और अन्य जॉब का जो भी वैकेंसी आता है वो उस ग्रुप में डाला जाता है। वो 2018 में ही ग्रुप लॉन्च हुआ था, अभी 5 साल ग्रुप चल रहा है। अब जल्द से जल्द उसमें ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।